गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सबका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट्स आवर चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑलरेडी बॉयल्स लॉ हम देख चुके थे, गैस लॉ हम पढ़ रहे हैं एंड सेकंड हम देखेंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, व्हाट इज द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में जो है इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, मतलब प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, फॉर ए पर्टिकुलर गैस, कोई गैस है n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। n मतलब यहाँ पर मोल यहाँ पर कांस्टेंट होंगे एट गिवन प्रेशर। तो मोल भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है ना। तो जब ये दो चीज़ें कांस्टेंट होंगी द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज और डिक्रीज, तो किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बाय 1/273। ये जो इतने फैक्टर्स है वो 1/273 से घटेगा या बढ़ेगा आफ्टर राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा या घटेगा, तो मतलब गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हम उसको इंक्रीज करेंगे या ठंडा करेंगे। ठीक है, कितने से घटेगा या बढ़ेगा 1/273 से इतना वो बढ़ेगा। जो भी उसका पुराना वॉल्यूम होगा उससे इतना वो बढ़ेगा या घटेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हम इसका देखें तो वो क्या कहता है देखो, टी टेम्परेचर ऑफ द गैस, कोई गैस है उसका टेम्परेचर हमने टी है और उसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस में। एंड वी ऑफ द गैस, वी क्या है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द गैस है, और ये वी और यहाँ पर ये नोट लिखा है, वी नोट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर इतना वॉल्यूम है, वी 0 या वी नोट बोल सकते हैं ना। और वी टी वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर, ये जो वी टी लिखा है, टी मतलब कोई भी टेम्परेचर यहाँ पे होगा, कोई भी टेम्परेचर जिस पर उसका वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम वी टी होगा। तो अब हम चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट लिखें तो वो क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ एनी टेम्परेचर, यहाँ पर टी फॉर वॉल्यूम है किसी भी गैस का टेम्परेचर पर, कोई भी टेम्परेचर पर। तो ये इनिशियल वॉल्यूम है V0 है ना। तो कितना बढ़ेगा या घटेगा उसको हम ऐड कर देंगे तो उस टेम्परेचर पर आ जाएगा। तो ये V0 शुरुआत में वॉल्यूम है और V0 का 1/273 से वो घटेगा या बढ़ेगा मैंने बताया था, तो 1/273 एंड ये टी टेम्परेचर इन सेल्सियस पर मल्टीप्लाइड बाय टी। तो ये है इसका चार्ल्स लॉ का जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा था वो इस तरह से लिखा है। वी टी मतलब यहाँ पर वॉल्यूम है किसी भी टेम्परेचर पर, ये इनिशियल वॉल्यूम है प्लस इतना 1/273 है ना, इनिशियल वॉल्यूम का इतना बढ़ेगा या घटेगा, अभी यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टी। इफ टी इज इक्वल टू -273 सेल्सियस, अगर टेम्परेचर मान लो -273 डिग्री सेल्सियस में, तो वॉल्यूम उसका कितना होगा -273 डिग्री सेल्सियस पर वो 0 होगा। और -273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 केल्विन होता है ना। -273 डिग्री सेल्सियस बराबर 0 केल्विन होता है। इसको हम एब्सोल्यूट 0 भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। देखो ये है, अगर V0 पर उसका वॉल्यूम देखो ये, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये VT है वो इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे V0 या V0। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये यहाँ से V0, यहाँ पे V0 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये V0 या V0 बोल सकते हो। तो V0 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा T डिवाइडेड बाय 273। तो 1 + T डिवाइडेड बाय 273 आएगा। तो ये V0 जो है इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो VT के डिवाइड में आ जाएगा। VT डिवाइडेड बाय V0 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, इस वाले हिस्से का एलसीएम लेंगे तो 273 + T डिवाइडेड बाय 273 आएगा। ठीक है, 273 + T डिवाइडेड बाय 273। तो देखो 273 + T क्या है, 273 + T इज इक्वल टू T मतलब ये टेम्परेचर है इस टेम्परेचर पर, और 273 क्या है, टेम्परेचर है T0 पर, जब टेम्परेचर 0 होगा। तो इस पूरे हिस्से की जगह हम T रख देंगे और इस नीचे वाले हिस्से की जगह हम T0 रख देंगे। तो ये T डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा। अब आप देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया यहाँ पर, कब, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा और N मोल कांस्टेंट होगा। फिर से देखो V यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, कब होगा, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा और मोल कांस्टेंट होंगे। ठीक, तो आप देख सकते हो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। सो यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो V
इज इक्वल टू के टी, यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगेगा के। तो ये हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2। ठीक, ये कुछ हमारी इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी। कैसे बनी है देखो, ये VT की जगह यहाँ पर हमने लिखा है, ये इस इक्वेशन से ही आई है, ये वाली इक्वेशन V1 डिवाइडेड बाय T1, ये हमने देख सकते हो आप ये V0 को और किस तरह से लिखा है। तो यहाँ पर ये जो K है, K क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन। जब हम ग्राफ खींचेंगे तो इस K को हम स्लोप बोलते हैं। तो ये जो स्लोप है ये टेन थीटा जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/p के। टेन थीटा अभी देखते हैं, इसको बताता हूँ मैं। K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल टू NRT होता है, हमको पता है PV इज इक्वल टू NRT होता है। तो K इज इक्वल टू क्या आएगा, NR/P, ये एक इक्वेशन होती है। PV इज इक्वल टू NRT होती है। ठीक, इस इक्वेशन से आएगा ये K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा V डिवाइडेड बाय T, V डिवाइडेड बाय T की जगह तो K किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, यहाँ पर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। देखो N तो कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है, दो चीज़ें कांस्टेंट है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो K की वैल्यू कम होगी। तो इसके हिसाब से अब हम ग्राफ खींचेंगे। देखो प्रेशर बढ़ने पर K की वैल्यू कम होती है। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखें, ये वाला देखो ये K है, ये इसके नीचे की तरफ है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ऐसा इसका स्टेटमेंट है। ठीक, तो ये ग्राफ देखें जरा, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। तो देखो ये ग्राफ है, अब हम ग्राफ चार्ल्स लॉ किस किस के बीच में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। तो हम वॉल्यूम और टेम्परेचर में ग्राफ खींचेंगे। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, ये है ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं जहाँ से ग्राफ की लाइन निकलती है। तो V है, ये एक एक्सिस पर V है और x एक्सिस पर V है और y एक्सिस पर x एक्सिस पर T है और y एक्सिस पर यहाँ पर V है। और ये है एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक आपको सीधी लाइन मिलेगी। और यहाँ पर ये जो प्रेशर क्या है यहाँ पर कांस्टेंट रखा गया है। ठीक, आप ये एक और ग्राफ देखो, ये वाला मैंने बताया था कि प्रेशर और K में और इसमें क्या रिलेशनशिप है, प्रेशर और K में इन्वर्सली रिलेशनशिप है, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो K की वैल्यू कम होगी। तो ये देखो ये P1 और K1, P1 K1, मतलब ये नीचे वाला, ये नीचे वाली लाइन है, ये एक ऊपर वाली लाइन है और ये ऊपर वाली लाइन है। ये P1 यहाँ पे प्रेशर P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। तो जब P1 की वैल्यू ज़्यादा होती है तो K की वैल्यू कम होती है। तो देखो ये P1 की वैल्यू है, मतलब ग्राफ नीचे की तरफ है, मतलब इसकी वैल्यू कम है। ठीक है, तो प्रेशर ज़्यादा है P1 पर, P2 पर थोड़ा कम है और P3 पे थोड़ा और कम है। तो जब प्रेशर कम होगा तो K की वैल्यू ज़्यादा होगी। और यहाँ से ये एंगल हम देखेंगे θ1, θ2 और θ3। तो tan थीटा इज लेस देन tan θ2 इज लेस देन tan θ3, मतलब tan θ3 सबसे ज़्यादा है। तो θ1 इज लेस देन θ2 इज लेस देन θ3। तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा, वॉल्यूम बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा और ये जो लाइन जा रही है इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, नेक्स्ट लॉ आप देखो, वो है आपका एवोगैड्रो लॉ। ये किसके बीच में रिलेशनशिप बताएगा, वॉल्यूम और अमाउंट के बीच में, वॉल्यूम V और अमाउंट मतलब मोल, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताएगा। ये हमें तो एवोगैड्रो ने दिया था, इसलिए इसका नाम ये पड़ा है। तो देखो ये लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो इक्वल वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम इक्वल है सभी गैसेस का, ऑल गैसेस, उनका टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम है तो उन सबका वॉल्यूम भी सेम होगा, मतलब उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो उनका वॉल्यूम भी इक्वल होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा मतलब उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे, ऐसा एवोगैड्रो ने बोला था। दिस मीन्स, इसका कहने का मतलब है टेम्परेचर और वॉल्यूम जब तक कांस्टेंट है, टेम्परेचर और प्रेशर आप कांस्टेंट रख रहे हैं, तो वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, है ना। तो मॉलिक्यूल ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब मैथमेटिकली इसको देखें तो V प्रोपोर्शनल टू N, वॉल्यूम V फॉर वॉल्यूम, N फॉर मोल। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N के, मोल के, है ना। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा जिसको हमने K4 बोल दिया, या डायरेक्टली K भी बोल सकते हो आप।
के एन। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 होते हैं। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, इसको हम एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, नाउ तो ये है आपका स्टैंडर्ड। अब एक चीज़ और देख लो आप, जिसको हम बोलते हैं एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या होता है, आता है बार बार। तो वॉल्यूम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल के फॉर 1 मोल ऑफ ईच गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको शॉर्टकट में हम एसटीपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विल हैव सेम वॉल्यूम। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब क्या है, टेम्परेचर होना चाहिए 273.15 केल्विन, ये केल्विन में इतना होगा, और सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, और प्रेशर होना चाहिए 1 बार। 1 बार एग्जैक्टली कितना होता है, 10⁵ पास्कल। प्रेशर को हम जनरली पास्कल में देखते हैं, बार में भी देखते हैं, बहुत सारी यूनिट होती है ना, लेकिन अब ये बार और पास्कल की बात करें तो 1 बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। तो ये वैल्यू होती है एसटीपी की। ठीक, दिस वैल्यू अप्रोक्सीमेट फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। एट एसटीपी मोलर वॉल्यूम, एक मोल वॉल्यूम, आइडियल गैस और कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल गैस। तो देखो, अगर एसटीपी पर कोई गैस है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर कोई गैस है, तो उसका वॉल्यूम इतना होता है 22.71098 लीटर पर मोल। ठीक, आगे देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। नंबर ऑफ मोल को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल इज इक्वल टू m/m, m फॉर मास और m कैपिटल M फॉर मोलर मास। तो 10 v इज इक्वल टू k, देखो ये था ना यहाँ पर ये v इज इक्वल टू k n, तो इसे n की जगह हम क्या रखते हैं, m/m। तो यहाँ पर इस n की जगह हमने ये रखा m/m, तो ये इक्वेशन बनेगी। इस m को इधर लो और v को इस तरफ लाएंगे, तो ये m मोलर मास इस तरफ आ जाएगा, तो m/v हो जाएगा। मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होगा। ठीक है, सो हियर d इज द डेंसिटी ऑफ द गैस। तो हम इस इक्वेशन से कंक्लूड कर सकते हैं कि डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके मोलर मास के। जितना ज़्यादा मोलर मास होगा उसकी डेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो कोई भी गैस जो कि फॉलो करे, सारे रूल्स को फॉलो करे, अभी तक हमने कितने रूल देखे हैं, बॉयल्स लॉ देखा है, चार्ल्स लॉ देखा है, एवोगैड्रो लॉ देखा है। इन सारे रूल्स को जब कोई गैस फॉलो करती है तो उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस। सच ए गैस इज हाइपोथेटिकल, ये एक हाइपोथेटिकल गैस होती है, मतलब इमेजिनरी होती है, जिसमें एक इंटरमोलिकुलर फोर्स बिल्कुल भी नहीं होता है। रियल गैस होती है, कुछ स्पेशल कंडीशन में इनको फॉलो करती है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर इस चैप्टर के, वो है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास 3 लॉ हैं, इन तीनों लॉ को हम मिलाकर एक आइडियल गैस इक्वेशन बनाने वाले हैं। देखो, आप पहला लॉ क्या था आपका, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कब अप्लीकेबल होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर और मोल जब कांस्टेंट हो, टेम्परेचर और मोल दो चीज़ें कांस्टेंट हो, v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है p के, ये बॉयल्स लॉ कहता था। जब प्रेशर और मोल कांस्टेंट रखें तो v प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ये चार्ल्स लॉ था। और एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर, जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम जो है प्रोपोर्शनल होगा मोल के, ये था एवोगैड्रो का लॉ। ये भी v के प्रोपोर्शनल है, ये भी v प्रोपोर्शनल है, ये भी v प्रोपोर्शनल है। तो इन तीनों को एक साथ लिखें, v प्रोपोर्शनल 1/p, v प्रोपोर्शनल n, v प्रोपोर्शनल t। देखो, v प्रोपोर्शनल n, v प्रोपोर्शनल t, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल p। इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाएंगे तो हम यहाँ पर एक दूसरा कांस्टेंट लगेगा जिसको हम लिख रहे हैं r। तो v इज इक्वल टू r nt/p। इस p को वेयर ये r क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इस गैस को रीअरेंज करेंगे तो इस p को इस तरफ लाएंगे तो pv हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बनेगी pv इज इक्वल टू nRT। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद कर लें, pv इज इक्वल टू nRT। अब देखो, ये r क्या है, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम गैस कांस्टेंट बोलते हैं। तो r इस r की वैल्यू हम निकालते हैं, क्या आएगी, r इज इक्वल टू ये n और t इस pv के नीचे आ जाएंगे तो pv डिवाइडेड बाय nt आ जाएगा। r इज आल्सो कॉल्ड गैस कांस्टेंट। ये सभी के लिए सेम होता है, इट इज सेम फॉर ऑल गैसेस, सभी गैस के लिए सेम होगा, इसलिए इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोला गया है। और ये जो इक्वेशन आई है pv इज इक्वल टू nRT, इसको बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। तो वैल्यू ऑफ r किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये जो r की वैल्यू प्रेशर वॉल्यूम पर डिपेंड करेगी और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, क्योंकि मोल की तो यूनिट नहीं है कुछ, है ना।
इफ 3 वेरिएबल इन दिस इक्वेशन आर नोन, अगर हमको 3 चीज़ें पता है, जैसे प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है और टेम्परेचर पता है, तो चौथी चीज़ हम पता कर सकते हैं। इन चारों में से अगर कोई भी एक चीज़ पता है कोई 3 चीज़ें पता है तो चौथी हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हम, ये है आपकी इक्वेशन v इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय v। सो v इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय p, nRT एंड p आर कॉन्स्टेंट है ना, ये 3 चीज़ें कॉन्स्टेंट है, मोल, गैस कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। दिस इक्वेशन विल बी एप्लीकेबल टू एनी गैस, ये एप्लीकेबल होती है किसी भी गैस के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, अब आप देख तो आपको पता है कि वॉल्यूम जो होता है 1 मोल गैस का, 1 मोल ले रहे हैं हम आइडियल गैस का एसटीपी पर, एसटीपी मतलब 273.15 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर। तो वॉल्यूम कितना आता है 22.710981 लीटर पर मोल। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू ऑफ आर फॉर 1 मोल, देखो आर की वैल्यू क्या आएगी, आइडियल गैस कैन की भी कैलकुलेटेड, आर की वैल्यू निकालते हैं। तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये है आपके पास में आर इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाय एन टी, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर के लिए रखेंगे हम, प्रेशर कितना होता है 10⁵ पास्कल, वॉल्यूम कितना होता है आइडियल गैस का 22.71 एसटीपी पर, मोल कितना ले रहे हैं हम 1 मोल, टेम्परेचर कितना ले रहे हैं 273.15। जब इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करोगे आप तो ये वैल्यू निकल के आएगी 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको हम बार में, ये पास्कल में था प्रेशर तब ये आ रहा था, अगर हम पास्कल में प्रेशर था और वॉल्यूम काय में था, मीटर क्यूब में था, अगर हम वॉल्यूम लीटर में ले लें, इस वैल्यू v की वैल्यू हम लीटर में रखें और प्रेशर की वैल्यू हम बार में रखें, तो ये आएगा 8.314 10⁻⁻ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। तो अगर इसको हम जूल में लिखें तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल आएगा, ये है आपका। तो ये डिपेंड करती है आर की वैल्यू, ये जो आर की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रेशर को आपने कौन सी उसमें रखा है, वॉल्यूम कौन सी यूनिट में रखा है। ये नीचे वाली 2 तो कांस्टेंट है, अगर ये पास्कल में रखते हो तो ये आती है, बार में रखते हो तो ये वैल्यू आती है, जूल में रखोगे तो ये वैल्यू आएगी। तो एट एसटीपी कंडीशन यूज्ड अर्लियर, पहले जो यूज़ करते थे एसटीपी को, वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता था और 1 atm प्रेशर होता था। वैल्यू ऑफ आर, तो जब आप 0 डिग्री सेल्सियस प्रेशर लोगे और प्रेशर 1 atm लोगे तो वैल्यू ऑफ आर कितनी आएगी, ये आएगी। ये वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी, 8.20578 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 लीटर atm पर केल्विन पर मोल। तो आइडियल गैस relation between 4 variable and it describes the state of any gas, therefore it is also called equation of state, इसको equation of state भी बोलते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन पे एक बार फिर से चलते हैं। देखो ये आइडियल गैस इक्वेशन P1 V1 इज इक्वल टू T1 NR है ना, प्रेशर है P1 V1 इज इक्वल टू T1 होगा, इज इक्वल टू NR होगा, तो P2 V2 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू भी NR होगा, क्योंकि N और R हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो ये भी ये वैल्यू भी NR की है और ये वैल्यू भी NR की, तो इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। तो P1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय T2, ये यहाँ पे आ गया। एक और हमारा रिलेशनशिप बन गया कि अगर प्रेशर P1 V1 T1 है, प्रेशर चेंज हो, P1 से P2 हो जाए, V1 से V2 हो जाए, तो T1 से T2 हो जाए। ये है, इसमें 6 वैल्यू दे रखी है, तो अगर 5 कोई भी आपको पता है इन 6 में से, तो छठी आप निकाल सकते हो। इसको हम बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज कंबाइंड गैस लॉ, ठीक। तो आज के लिए ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन खत्म हुआ। इसमें आर की वैल्यू, इसके ऊपर फोकस करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इस आर की वैल्यू क्या होगी, कब होगी, ये सब ध्यान से समझें, ओके। तो आज के लिए इतना ही। सो वॉट एवर वी लर्न, प्लीज़ स्टडी, वीडियो देखें टाइम टू टाइम, ओके। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।